गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऋषभ, कल हो जाएगी क्लास, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे नहीं, राधे कृष्णा, आपके तो नाम पे ही कृष्णा है, ठीक है। इकोनॉमी क्लास पक्का कल कर देंगे। आज ज्योग्राफी करा दे रहे हैं एमपी का। 80 to 90% इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से आ जाओ, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। देख लेते, बहुत डीप तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक ही क्लास में पूरा ज्योग्राफी टच करना है। तो जिन क्वेश्चंस के आने के चांस ज़्यादा है, या हो सकता है इस तरह से आपको पढ़ने को मिले जिस तरह से आपने कभी ना पढ़ा हो, है ना। तो एक नए नज़रिए से आपको एमपी की ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगी। जल्दी से आ जाओ, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। गुड इवनिंग दिव्य शक्ति जी। जितने लोग हैं कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए कितने लोग आ चुके हैं, है ना, जिससे अपन लोग क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर दे। गुड इवनिंग प्रगति, गुड इवनिंग एमके, गुड इवनिंग आदित्य, जय महाकाल। अपन थोड़ी सभा में आए हैं, बाबा की सभा में थोड़ी क्लास में आए हैं। गुड इवनिंग विष्णु जी, है ना। गुड इवनिंग धर्मेंद्र, सुमन, मोहन, भार्गव, नीरज, कविता, आदित्य, जल्दी जल्दी से। गुड इवनिंग दिनेश जी, जल्दी से। और कितने लोग हैं? गुड इवनिंग अंशु, नीरज, जल्दी से मुझे बता दें। अटेंडेंस टाइप की होती थी ना क्लास में, कोई प्रॉक्सी मत लगाना कि आईडी बदल बदल के 2 गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कर दे। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। तो जल्दी से गुड इवनिंग विकास, गुड इवनिंग नीरज। इकोनॉमिक्स की क्लास कल हो जाएगी ऋषभ जी, कल कर देंगे। गुड इवनिंग सालू, ठीक है, पक्का कल पक्का, ठीक है। कल आपकी इकोनॉमिक क्लास शायद मॉर्निंग में ही दे दें। एक्चुअली इकोनॉमिक में मैं आरबीआई की क्लास और एक, ठीक है, आज रात को एक इकोनॉमी की क्लास आपको छोटी सी मिल जाएगी, छोटी सी क्लास इकोनॉमी की आज नाइट को मिल जाएगी। अच्छा नीरज, हाँ, जितने मेरे भाई हैं छोटे बड़े सबको बहुत प्यार है। आर्ट ऑफ लिविंग, चलो। गुड इवनिंग शरद, मिताली जी, जय श्री महाकाल। मतलब आप सब उज्जैन से हैं क्या, जितने महाकाल से हैं? चलो ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं इस क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। और यूनिट 9 रेगुलर बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। चलो देखो, सुनो, सबसे पहले बेसिक चीज़ देख लो। जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो 8 स्टेट्स 8 राज्यों से गुजरती है। जोड़े में अगर याद कर लोगे, पेयर्स में याद कर लोगे, जल्दी याद हो जाएगा। गुड इवनिंग मिताली, विकास साहब। चलो देखो, गुजरात और राजस्थान ये दोनों जोड़े हैं, यहां से कर्क रेखा निकलेगी। एमपी और छत्तीसगढ़ इन दोनों से निकलेगी। झारखंड और बंगाल इससे निकलेगी। त्रिपुरा और मिजोरम इन सब से निकलेगी। तो 8 ऐसे राज्य हैं, 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों से निकलती है कर्क रेखा? महाकाल हर जगह, चलो ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो भैया उसी महाकाल की कसम है, ईमानदारी से पढ़ लो 25 तारीख तक, बिना कोई लापरवाही किए हुए, मन में बिना स्ट्रेस लिए हुए, जिससे महाकाल खुश हो जाएंगे, भक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब एमपी से, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा निकलने वाली है। और ध्यान रखना, जहां से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है, और जहां से विषुवत निकलती है और जहां से मकर निकलती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन, तीनों लाइन में से कोई भी लाइन अगर गुजर जाए उसे, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल क्षेत्र। फिर से याद रखो कि हमारे मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 8 स्टेट से गुजरती है। किसी भी स्टेट से अगर कर्क रेखा, ऐसा करो, आज सब भगवान 33 करोड़ देवी देवता है, 24 तीर्थंकर हैं, और बुद्ध में श्वेता में, आज सबके नाम ले लो, बुद्धाय नमः, ठीक है। चलो अब देखो, सुनो, अब देखो, तो यहां पर मध्य प्रदेश से, तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा अपना मध्य प्रदेश किस एरिया में पड़ता है। तो अगर कर्क, मकर और विषुवत, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन तीनों लाइन पास होती है, तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पर हवाओं की डायरेक्शन बदल जाती है। केवल एमपी नहीं, इंडिया से ही कर्क रेखा गुजरती है, इसका मतलब पूरे इंडिया में हवा पलट जाती है। अगर समर सीजन में बोलेंगे, तो समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में, जो हवा की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन होती है, वो होती है साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिम। और अगर हम विंटर की बात करेंगे, तो विंटर में हो जाती है नॉर्थ ईस्ट से। तो क्या होता है, गर्मियों में जो डायरेक्शन रहती है उसका पलट जाता है सर्दियों में, और ऐसे क्लाइमेट को कहते हैं मानसूनी जलवायु।
तो आपका एमपी कैसी जलवायु में, कैसे क्लाइमेट में रहते हैं। प्री के पहले बहुत सारा आपका करंट पूरा हो जाएगा, इकोनॉमी पूरी हो जाएगी, है ना, एमपी जीके पूरा कंप्लीट करा देंगे, एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री मैं करा दूंगा, संजीव सर आपका एंशिएंट और मेडिवल करा देंगे। चलो ठीक है, तो यहां पर जो मानसूनी हवा, जो हवाएं हैं वो पलट जाती है सर्दियों में, और हवाओं का पलटना कहलाता है मानसून। तो आपकी एमपी की क्लाइमेट कैसी है, तो एक तो ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय, और दूसरा है मानसूनी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आपका मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस में ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ट्रॉपिकल भी हो, उष्णकटिबंधीय हो, क्योंकि कर्क रेखा भी निकलती है, और मानसूनी भी है। तो अगर दोनों में से एक मिले वो भी सही है, अगर केवल मानसूनी मिलता है और कुछ नहीं मिलता तो भी सही है, केवल ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय मिलता है और कुछ नहीं मिलता वो भी सही है, और दोनों मिलते हैं, मतलब आपको कर्क रेखा से ट्रॉपिकल और हवाओं के पलटने से मानसून मिलता है, तो उसका दोनों। तो बेस्ट आंसर होगा ट्रॉपिकल मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, सिंगल सिंगल मिले तो उसमें लगा देना। चलिए, तो ये तो हो गई जस्ट बेसिक बात। अब देखो, गुड इवनिंग असीमा जी। चलो अब देखो, अब एमपी की बेसिक पूछते हैं, जैसे एमपी की लंबाई कितनी है, तो एमपी की लंबाई ज्यादा है 870 किलोमीटर, एमपी की सॉरी मतलब ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम ज्यादा चौड़ाई है। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण तो ये कम है, ये केवल 605 है। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही या नहीं, ट्रू फॉल्स में दे देगा और डेटा चेंज करता रहेगा। वो आपको क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण दे देगा 870 और ईस्ट टू वेस्ट दे देगा 605। आपको तो लगेगा हाँ 870 605 ऐसा कुछ पड़ा था, आप सही करते जाओगे। तो ये ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ लेंथ कम है, लंबाई कम है, ईस्ट वेस्ट चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, तो 870 ऐसे में 605 है। अब देखो, अब आपसे अक्षांश और देशांतर पूछेगा, तो अगर लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांश की बात करें, तो 21/6 से 26/30 तक जाएगा आपका मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 21/6 से 26/30 तक, 21 लैटिट्यूड एंड 6 मिनट्स टू 26 लैटिट्यूड 30 मिनट से आपका अक्षांशीय विस्तार से जाएगा। और जो देशांतर जाएगा वो 74/9 से 82 तक जाएगा, 74 से 82। तो बेसिक चीज है जस्ट कि आपका जो अक्षांशीय विस्तार है, जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वो 21 से 26 जाएगा, और मेंस का देखेंगे अपन, है ना, और 74 से 82 जाएगा। अगर हम पूरे एमपी के एरिया की बात करें तो 3 लाख से भी ज्यादा, 3,08,252 या 452, 3,08,452 किलोमीटर होगा। तो आपसे 2-3 बेसिक चीजें हैं कि नॉर्थ से साउथ कितनी लंबाई है, तो 605, ईस्ट से वेस्ट कितनी चौड़ाई है, तो 870, अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है 21 से 26, और देशांतर कितना, लॉन्गिट्यूडनल कितना है, तो 74 से 82, कुल एरिया कितना है 3,08,000 से ज्यादा। चलो ये बेसिक। अब देखो, अब मेन जो स्टार्ट होना है वो यहां से देखो। अब देखो एमपी में अगर हम बात करें, पूछेगा आपसे कि सबसे छोटा संभाग सबसे बड़ा संभाग, तो देखो ये आपका शहडोल, देखो यहां से याद करना, अभी याद करने वाली चीज आ गई, ये शहडोल, शहडोल के बगल में आपको मिलेगा उमरिया और इसके बगल में मिलेगा अनूपपुर। तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर मिलेंगे, और इन तीनों को मिलाकर, तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर आप बोलोगे शहडोल संभाग। इसे क्या बोलोगे, शहडोल संभाग। ये सबसे छोटा संभाग है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो आप बोलोगे शहडोल। सबसे नया भी यही है, 10th डिवीजन भी यही है, दोनों चीज देखो। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि ये मुरैना है, भिंड है और श्योपुर है। मुरैना, भिंड और श्योपुर, इसमें भी केवल 3 डिस्ट्रिक्ट है, और इस वाले संभाग का नाम क्या, चंबल। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो शहडोल बड़ा है कि चंबल। अब कंफ्यूजन और भी होता है, कंफ्यूजन होता है कि ये होशंगाबाद था, जिसको इस साल हमने नर्मदा जयंती पर क्या नाम रख दिया, नर्मदापुरम। अब सवाल आएगा इस साल नर्मदा जयंती कब मनाई गई, 19 फरवरी 2021। ठीक है, तो वो हिंदू कैलेंडर से मनता है, अलग अलग डेट पे पड़ता है। तो इस साल 19 फरवरी को जो होशंगाबाद था उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल, इसमें भी 3 है।
अब हम लोगों के सामने प्रॉब्लम हो गई है कि इसमें भी 3 जिले हैं, इसमें भी 3 जिले हैं, इसमें भी 3 जिले हैं, तो कौन से संभाग, कौन से डिवीजन का एरिया बड़ा होगा, कौन सा छोटा? तो इन तीनों में सबसे छोटा शहडोल है, इसके बाद चंबल है और इसके बाद नर्मदापुरम है। इस संभाग का नाम पहले कभी होशंगाबाद होता था, इस पूरे संभाग का नाम पहले होशंगाबाद होता था। जब शिवराज सिंह चौहान जी 2008 में सीएम बने तो इन्होंने 27 अगस्त 2008 को होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम, तो कंफ्यूज नहीं होना, 27 अगस्त 2008, 27 अगस्त 2008 में जब शिवराज जी सीएम बने थे तो उन्होंने पूरे संभाग का नाम होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम कर दिया। अब वापस सीएम बने हैं तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बदल दिया। तो 2008 में संभाग का नाम नर्मदापुरम, डिवीजन का नेम चेंज करके नर्मदापुरम किया, और 2021 19 फरवरी डेट याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बदल दिया। तो अब संभाग का नाम भी नर्मदापुरम और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नर्मदापुरम। जिसको कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल पर या पंकज सर के नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, क्लास में मत पूछिए इंक्वायरी। चलो अब देखो, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा इन तीनों में एरिया वाइज, तो सबसे छोटा शहडोल है, फिर चंबल है, फिर नर्मदापुरम संभाग, ये तो एरिया वाइज। अब जनसंख्या की बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा शहडोल है, फिर नर्मदापुरम है, फिर चंबल है, ठीक है। तो एरिया में सबसे छोटा शहडोल, फिर चंबल, फिर नर्मदापुरम। अगर जनसंख्या की बात करें पॉपुलेशन वाइज तो सबसे छोटा शहडोल, इसके बाद नर्मदापुरम, फिर चंबल। याद हो गए? या केवल इतना याद रख लो कि सबसे छोटा, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज तो हाँ। चलो अब देखो, सुनो, ये समझ में आ गया। अब सबसे छोटा संभाग समझ में आ गया। अब बड़े की बात करते हैं, सबसे बड़ा डिवीजन संभाग। ये देखो इंदौर, इंदौर के बगल में ये है खंडवा, और खंडवा के बगल में है खरगोन। पहले खंडवा और खरगोन एक एरिया था, पहले खंडवा और खरगोन एक एरिया था जिसे बोलते थे निमाड़। ये वाला हिस्सा कहलाता है ईस्टर्न निमाड़, पूर्वी निमाड़, और ये वाला हिस्सा कहलाता है वेस्टर्न निमाड़, क्योंकि वेस्ट में है। तो कहीं कहीं आपको खंडवा की जगह पूर्वी निमाड़, ईस्टर्न निमाड़, और खरगोन की जगह वेस्टर्न निमाड़ मिल जाएगा, है ना, वैसे, क्योंकि इसको निमाड़ एरिया बोलते थे। इंदौर, खंडवा, खरगोन, यहां इंदौर के बगल में धार मिलेगा जहां पीथमपुर फेमस है, ठीक है। धार के बगल में आपको झाबुआ मिलेगा। ये क्या है आपका? झाबुआ। झाबुआ 2 राज्यों को, 2 स्टेट्स को टच करता है। इस तरफ राजस्थान है, इस तरफ गुजरात है। तो झाबुआ 2 राज्यों को टच कर रहा है, यहां पर राजस्थान है, यहां पर गुजरात है। झाबुआ के बगल में अलीराजपुर है, अलीराजपुर भी 2 को टच करता है, यहां पर गुजरात है, यहां पर महाराष्ट्र है। तो झाबुआ राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करता है ना। झाबुआ टच 2 स्टेट्स, राजस्थान एंड गुजरात, और अलीराजपुर भी 2 को टच करता है, गुजरात और महाराष्ट्र। अलीराजपुर क्यों फेमस है? क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज ट्राइब्स, आदिवासी कहां रहते हैं? अलीराजपुर। अगर पॉपुलेशन वाइज बोले तो धार, सबसे ज्यादा आदिवासी धार में है, पर उनका परसेंटेज कहां पर है? अलीराजपुर। दोनों फैक्ट याद हो गए। झाबुआ कितने राज्यों को छूता है? 2, गुजरात और राजस्थान। अलीराजपुर किसको? गुजरात और महाराष्ट्र। अलीराजपुर में प्रतिशत वाइज आदिवासी ज्यादा है, धार में संख्या के हिसाब से आदिवासी ज्यादा है, और इंदौर में एससी सबसे ज्यादा। ध्यान रखना, इंदौर में एससी की संख्या ज्यादा, धार में एसटी की संख्या ज्यादा। चलो और देखो, यहां पर आपको मिलेगा बड़वानी और यहां पर मिलेगा बुरहानपुर। तो ये आपके 8 जिले हो गए, और 8 जिले मिलकर आपका बन गया इंदौर संभाग। ये आपका क्या बन गया? इंदौर संभाग। ये 8 जिले बन गए इंदौर संभाग। अब यहां देखो, ये आपका जबलपुर है, जबलपुर के बगल में नरसिंहपुर है। पहले कभी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला होता था, अब कौन सा है? जबलपुर। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन है? जबलपुर। इसलिए इसको संस्कार राजधानी कहते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो अब नरसिंहपुर मत लगा जाना, वो पुराने डेटा था। जबलपुर के इस तरफ कटनी है, ठीक है। इसके बाद 5 जिले और आपको मिलेंगे। अब देखो, आप अगर गवर्नमेंट वेबसाइट देखोगे एमपी की, तो ये जो डिंडोरी है आपका, हिंदी में अगर देखोगे तो डिंडोरी शहडोल में देगा, और शहडोल में 4 जिले बताएगा। पर अगर इंग्लिश की वेबसाइट देखोगे एमपी गवर्नमेंट की, तो ये डिंडोरी आपका जबलपुर में देगा। अब सवाल आता है कि जबलपुर में भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और इंदौर में भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनमें से बड़ा कौन? क्षेत्रफल के हिसाब से जबलपुर है, एरिया वाइज जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है, लार्जेस्ट डिवीजन एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज इंदौर है। तो हमने दोनों चीज देख ली। हमने देख ली सबसे छोटा संभाग शहडोल जनसंख्या वाइज, और सबसे छोटा संभाग
क्षेत्रफल बाई शेड्यूल दोनों। अगर हम एरिया की बात करें तो जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है, और जनसंख्या की बात करें तो इंदौर है। दोनों में 8 और 8 है। चलो अब देखो, ये समझ में आ गया, दो हमारे एरिया वाइज समझ में आ गया। चलो अब और चीज देखो, अगर हम एमपी को बांटना चाहें तो यहां से आपका भिंड, दतिया, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और दमोह, यहां तक आपका जो एरिया पड़ता है इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से जिले को टच करता है। ये बुंदेलखंड का पठार है और पूरे एमपी का ये 7.7% है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बुंदेलखंड का पठार पूरे एमपी के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 7.7। अब देखो, इसके बगल में, बुंदेलखंड के बगल में भिंड से ही शुरू हो जाएगा, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, ये वाला हिस्सा कहलाएगा मध्य भारत का पठार, और ये 10.7 है। तो ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, ये वाला मध्य भारत का पठार है। इसके बाद ये मालवा का पठार, ये आपका कौन सा हिस्सा है, मालवा पठार, जो सबसे बड़ा है 28%, पूरे एमपी में सबसे बड़ा मालवा का पठार है। इसके बाद पन्ना के बगल में ही, ये बुंदेलखंड में पन्ना, आधा पन्ने में ये पूरा पन्ना और रीवा वाला, जिसे कहते हैं रीवा पन्ना का पठार या बिंद स्कार्पलैंड, बिंद कगारी प्रदेश। गुड इवनिंग पूनम। चलो देखो सुनो, तो बुंदेलखंड का पठार खत्म होते ही आपको रीवा पन्ना का पठार मिलेगा, इसी को विंध्यन कगारी प्रदेश, क्योंकि बिंदे से एकदम से नीचे उतरते हो तो विंध्यन स्कार्पलैंड बोलते हैं, और ये 10.36% है। अब देखो, इसके बाद ये है नर्मदा सोन घाटी, जो टोटल 26% है। जल्दी से देखो क्या होता है, सबसे बड़ा आपका मालवा का पठार है जो 28% है। इसके बाद किसी का नाम आता है तो वो नर्मदा सोन घाटी है जो 26 है। अब देखो, मैंने 5 चीजें बता दी आपको, बुंदेलखंड 1, मध्य भारत 2, रीवा पन्ना 3, मालवा 4 और नर्मदा 5। आपको 5 चीजें बता दी, सबका परसेंटेज याद रखना है। बुंदेलखंड का 7.7 है, मध्य भारत का 10.7 है, मालवा 28 है, नर्मदा 26 है। गुड इवनिंग मिताली, गुड इवनिंग राज, सबको गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग। चलो, और रीवा पन्ना 10.3 है। इन पांचों को मिलाकर बोलते हैं मध्य भारत का पठार। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मध्य भारत के पठार में कौन सी 5 चीजें आने वाली हैं। बुंदेलखंड 1, इसके बगल में मध्य भारत 2, इसके नीचे मालवा 3, रीवा पन्ना 4 और नर्मदा 5। पांचों चीज याद हो गई कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी 5 चीजें आती है। इसके अलावा देखो, यहां छोटा सा आपको मिलेगा बघेलखंड। ये छोटा नहीं बल्कि एमपी का सबसे छोटा हिस्सा, केवल 7% है। बघेलखंड कितना है, केवल 7%, सबसे छोटा। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन था, बुंदेलखंड। ये देखो, ये नर्मदा सोन घाटी के नीचे नीचे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, और ये 11%। ये कितना है, 11। अब देखो, अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को ऑल द बेस्ट। सभी लोग बहुत मेहनत कीजिए, सबके साथ मेरी बेस्ट विशेष है। ठीक है, आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कीजिए, नींद पूरी लीजिए, हेल्थ का ख्याल रखिए। अब आपसे सवाल आएगा कि एमपी को कितने हिस्सों में बांटा गया, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो देखो, मध्य भारत 1, बघेलखंड 2 और सतपुड़ा 3। अगर आपसे ऑप्शन में 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ मिला है तो आपको 3 वाले को चुनना है, वो सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में मिल रहा है 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ मिला तो 7 को गिनना। क्यों, बुंदेलखंड 1, मध्य भारत 2, मालवा 3, नर्मदा 4, सतपुड़ा 5, रीवा पन्ना 6 और बघेलखंड 7। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि ऑप्शन में 3 है कि 7 है। अगर 3 दे रहा है और 7 नहीं दिया है तो 3 सही है, और 7 दे रहा है 3 नहीं दे रहा, दोनों में एक, दोनों नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे में करने पर दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला पूरा हिस्सा मध्य भारत कहलाता है, ये एक हिस्सा होता है, बघेलखंड 2 होता है और सतपुड़ा 3 होता है। तो 3 और 7 दोनों सही हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। आपको पूछेगा एमपी को कितने जियोग्राफिक डिवीजन में, कितने भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है, कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया, तो या तो 3 सही होगा या 7। 3 कैसे सही होगा, मध्य भारत 1, सतपुड़ा 2 और बघेलखंड 3, ऐसे 3 हो जाएगा, और सब मिला देगा तो 7 हो जाएगा। चलिए, ये हमने पूरा देख लिया डिवीजन। सबसे बड़ा कौन है, मालवा, सबसे छोटा कौन है, बघेलखंड। मालवा 28%, बघेलखंड 7%। चलो अब समझो,
ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार में ये 7.7 था। यहां बुंदेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी, आपसे पूछेगा जो बुंदेलखंड का पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो दमोह में नहीं, वो छतरपुर में सिद्ध बाबा की चोटी है। तो बुंदेलखंड के छतरपुर में खजुआ नाम का एक गांव है, वहां पर सिद्ध बाबा की चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 किलोमीटर। तो पूरे बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? सिद्ध बाबा, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलो अब आपसे और क्या पूछेगा कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको कहते हैं? कौन सी ऐसी नदी है जो बुंदेलखंड के पास झांसी से जाती है? तो वो बेतवा नदी। तो इसे बुंदेलखंड की गंगा या बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। ये है। चलो अब देखो, अच्छा बेतवा नदी को किस बेस पे कहते हैं? तो प्रदूषण के आधार पर भी बेतवा है और बुंदेलखंड इस पे डिपेंड है, इस आधार पे है। जैसे भारत की जीवन रेखा है गंगा, तो ज्यादातर खेती गंगा पे डिपेंड है, इसलिए भी ये जीवन रेखा है, इसलिए भी गंगा से कंपैरिजन करते हैं। और पॉल्यूशन भी होता है, इसलिए भी कंपैरिजन करते हैं। दोनों कंपैरिजन होंगे। चलो इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, ये बुंदेलखंड से इतना पूछेगा। देखो अभी और आएंगे, अभी खनिज वनिज सब पढ़ेंगे, ध्यान रखो। तो बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा को। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा, छतरपुर। बुंदेलखंड के बगल में यहां है मध्य भारत। मध्य भारत में आपसे पूछेगा कौन सी नदी जाती है? देखो कौन सी नदी है? चंबल। चंबल की नदी की वजह से यहां पर क्या होने वाला है? सरसों। तो मध्य भारत के पठार की वजह से इसे सरसों का पठार या सरसों की हांडी या सरसों का कटोरा कुछ भी कह सकते हैं। और इसलिए भिंड और मुरैना सरसों की खेती के लिए फेमस है, क्योंकि चंबल नदी की वजह से होता है। लेकिन नुकसान है, चंबल का एक नुकसान है, चंबल ने पूरी मिट्टी का कटाव कर दिया है। इस कटाव का प्रकार है गली अपर्दन। जिसने कल क्लास देखी होगी उसमें मैंने अपर्दन बताए थे। तो चंबल करती है गली अपर्दन और पूरे मैदान को कहते हैं उत्खात भूमि, बैड लैंड टोपोग्राफी। तो मध्य भारत के पठार में चंबल नदी होगी, जिसकी वजह से सरसों के खेत वगैरह होंगे। आज सब पढ़ेंगे, सद्भावना वगैरह अंजलि जी सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेतवा है, इसकी वजह से सरसों होगा, इसी की वजह से गली अपर्दन होगा, इसी की वजह से बैड लैंड या उत्खात भूमि है। बहुत छोटा, हमें लगता है ऐसा थोड़ी पूछेगा, पिछले साल ही पूछा था कि उत्खात भूमि या बैड लैंड किसकी वजह से था, तो चंबल 2019 में था। अब देखो पूरे अगर हम एमपी का व्यू की बात करें तो जो ये वाला दिख रहा है ना बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी चट्टानें यहीं पर है। देखो ऐसे देखो क्या होता है, जब धरती बनी थी तो सबसे नीचे चट्टान रहती आर्कियन, क्योंकि सबसे पुराना टाइम है आर्कियन। लेकिन होता क्या है, समय समय पर इसके ऊपर दूसरी चट्टानें बनती रहती, ये टूटेगी, इसके ऊपर दूसरी चट्टानें रहेगी। तो जो बुंदेलखंड है ना, इसमें ऊपर की चट्टान छट गई है और बिल्कुल नीचे की चट्टान दिख रही है, आर्कियन चट्टान दिख रही है। या तो इसे आर्कियन बोल दो या ग्रेनाइटिक नीस बोल दो। है तो ये नीस बनी किससे है? ग्रेनाइट से। तो बुंदेलखंड में सबसे पुराने टाइप की चट्टान मिलती है जिसे बोलते हैं आर्कियन चट्टान। ये इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, पर ये अरबों साल पुरानी चट्टान है और अरबों साल में ग्रेनाइट किस में बदल गया? नीस में। तो आपसे पूछा जाएगा बुंदेलखंड में है क्या? बुंदेलखंड में ग्रेनाइट नहीं है, ध्यान रखना, ग्रेनाइट बदल गया है नीस में, रूपांतरित है। तो सबसे पुरानी, सब पढ़ाएंगे सब, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पुरानी चट्टान आपको कहां देखने को मिल गई? बुंदेलखंड। बता दोगे कि नहीं कि सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान कहां मिलेगी? आप क्या बताओगे? बुंदेलखंड। और सबसे कठोर चट्टान है, मतलब जो आपका फर्श टाइल्स वगैरह सब बनेंगे ग्रेनाइट की। सड़क में जो आप गिट्टी देखते वो भी किसकी बनती है? ग्रेनाइट की। तो सबसे पुरानी चट्टान कहां मिलेगी? बुंदेलखंड में। अब देखो क्या होता है, जब आर्कियन चट्टान टूट टूट के एक नई चट्टान बन जाती है तो उसको कहते हैं धारवाड़। ये है धारवाड़। अब इसको समझो, चलो ये जो धारवाड़ चट्टान है ये छिंदवाड़ा से स्टार्ट होगी और ये बालाघाट तक जाएगी। आपकी जो धारवाड़ चट्टान, ये कौन सी चट्टान मैंने बनाई? ये धारवाड़ है, धारवाड़। और ये छिंदवाड़ा से स्टार्ट होगी, बालाघाट तक जाएगी और बीच में महाराष्ट्र भी, नीचे महाराष्ट्र में भी उतर जाएगी। तो छिंदवाड़ा में इस धारवाड़ को बोलते हैं सौंसर। इसको क्या बोलते हैं?
सौंसर, और बालाघाट में इसको बोलते हैं चिल्पी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सौंसर और चिल्पी कौन से चट्टान के नाम है, तो आप बोलोगे धारवाड़ के लोकल नाम है। ये कौन सी चट्टान है? ये आपकी है धारवाड़ रॉक, धारवाड़ चट्टान। और धारवाड़ कैसे बनती है? आर्कियन के ऊपर जो भी चट्टान बनती है वो धारवाड़ है। मतलब इसको मैं उखाड़ के फेंक दूं तो इसके नीचे आर्कियन होगी। अगर मैं धारवाड़ को उखाड़ लूं तो इसके नीचे आर्कियन होगी। तो समझ लेना। चलो अब देखो, तो धारवाड़ चट्टान कहां से शुरू है? छिंदवाड़ा से बालाघाट, और ये छिंदवाड़ा में सौंसर बोलेंगे, बालाघाट में चिल्पी। अब आप पूछोगे सर इसमें मिलेगा क्या? तो जितनी भी कीमती धातु होती है, चाहे वो लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे कोई भी कीमती धातु हो, सब यहीं मिलेगी धारवाड़ में। जैसे आपने सुना सबसे ज्यादा सोना कहाँ निकलता है? कर्नाटक में। वो कौन सी चट्टान है? धारवाड़। नाम उसका चैंपियन है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड कहाँ मिलता है? तो छोटा नागपुर पठार, झारखंड। वो भी क्या? धारवाड़ है। तो अगर आपको कहीं धारवाड़ चट्टान मिल गई तो समझ लो यहीं पर मिलेगा मैग्नीज। मैग्नीज यहीं तो मिलता है, यही मिलेगा आपको लोहा, यही मिलेगा बॉक्साइट, सब यही मिलने वाला है धारवाड़ चट्टान में। चलो, यही मिलेगा तांबा। तो आप चाहे भरवेली का नाम सुनो, है ना, ये सब आपको यही मिलने वाला है। अरे बिल्कुल आएंगे, अभी सब बिल्कुल आएंगे, अभी मत पूछो। भांडे वांडे सब आएंगे। जितने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस आप वीडियो में देखें। चलो, तो आपसे पहला क्वेश्चन, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी? आप बोलोगे आर्कियन। कहां मिलेगी? बुंदेलखंड में। किस रूप में मिलेगी? नीस में। नीस में क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट अरबों साल में नीस में बदल जाती है, मतलब रूपांतरित चट्टान है। फिर आपसे पूछा जाएगा धारवाड़ कहां मिलेगी, तो आप बोलोगे सर छिंदवाड़ा से बालाघाट तक लगातार धारवाड़ है। इनके लोकल नाम क्या है? छिंदवाड़ा में सौंसर बोलेंगे, बालाघाट में चिल्पी। इनमें क्या क्या मिलेगा? सर यहीं तांबा मिलने वाला है। मलाज खंड नाम सुना होगा, है ना, यहीं भरवेली में आपको मैग्नीज मिलने वाला है, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। चलो अब देखो, अब तीसरी चट्टान देखो, धारवाड़ के ऊपर ये धारवाड़ चट्टान है। अब देखो सुनो, यहां पन्ना में, ये पन्ना है और ये ग्वालियर है। पन्ना और ग्वालियर में एक और चट्टान मिलती है जिसका नाम है कड़प्पा। ये धारवाड़ के भी ऊपर है। अगर आप मैं कड़प्पा को उखाड़ दूं तो मुझे धारवाड़ मिलेगी, और फिर धारवाड़ को उखाड़ दूं तो आर्कियन मिलेगी। तो क्रम समझ में आ गया? सबसे नीचे आर्कियन रहती है, फिर धारवाड़ रहती है, फिर कड़प्पा रहती है। यहां सब ऊपर की लेयर हट गई है बुंदेलखंड में। देखो, तो बुंदेलखंड में सबसे पुरानी लेयर है आर्कियन। छिंदवाड़ा से बालाघाट तक धारवाड़, ग्वालियर और पन्ना में मिलने वाली है कड़प्पा। अब देखो, ग्वालियर में जो कड़प्पा मिलता है, यहां पर आपको मिलेगा रंगीन संगमरमर, कलरफुल मार्बल। तो आपसे पूछा जाएगा रंगीन संगमरमर कहां मिलता है? आप बोलोगे ग्वालियर। कौन सी श्रेणी में? तो कड़प्पा चट्टान है, श्रेणी का नाम ग्वालियर सीरीज है। अब देखो, जो पन्ना में कड़प्पा है इसका नाम है बिजावर श्रेणी। पन्ना में जो कड़प्पा है इसका नाम है बिजावर। तो ये है ग्वालियर श्रेणी कड़प्पा चट्टानों से बनी, ये है बिजावर श्रेणी कड़प्पा चट्टानों से बनी। फिर से तसल्ली से, बुंदेलखंड में कौन सी? ग्रेनाइट। छिंदवाड़ा से बालाघाट तक कौन सी? धारवाड़। ग्वालियर और पन्ना में कड़प्पा। ग्वालियर में बोलते हैं ग्वालियर श्रेणी, पन्ना में बोलते हैं बिजावर श्रेणी। जो धारवाड़ है उसको छिंदवाड़ा में बोलते हैं सौंसर श्रेणी, और बालाघाट में बोलते हैं चिल्पी श्रेणी। मिलेगा क्या? मैग्नीज और तांबा। अब देखो, एमपी, पहले एमपी का जो किनारा किनारा था, जो किनारे किनारे थे, वो सब कभी समुद्र में डूबे थे, और जो भी हिस्से समुद्र में डूबे होते हैं वहां चूने की चट्टान बनती है जिसे बोलते हैं बिंद चट्टान। तो इस किनारे में बिंद चट्टान, इस किनारा मतलब दमोह, कटनी, सतना, रीवा, बामौर और नीमच, मंदसौर। तो एमपी के जितने भी किनारे हैं ये कभी समुद्र में डूबे थे, समुद्री चट्टानें मिलेंगी, इन्हें बोलते हैं विंध्य चट्टान। इसका नाम क्या है? विंध्य चट्टान। तो नीमच मंदसौर में विंध्य चट्टान, मुरैना में विंध्य चट्टान, सतना रीवा में विंध्य चट्टान। और विंध्य चट्टान मतलब समुद्री चट्टान, समुद्री चट्टान मतलब चूना, समुद्री चट्टान मतलब चूना, और चूना का मतलब सीमेंट फैक्ट्री। तो मध्य प्रदेश के जो किनारे वाले हिस्से हैं यहां समुद्री चट्टान मिलती है, ये सब विंध्य चट्टानें हैं, यहां चूना मिलता है और यहां सीमेंट फैक्ट्री है। इसलिए
एमपी की पहली सीमेंट फैक्ट्री मुरैना के बामोर में एसीसी कंपनी ने खोली। सतना, रीवा, कटनी में सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री है, चाहे वो बिरला हो, चाहे एसीसी हो, चाहे जेपी सीमेंट हो, सब मिलती है। तो समझ में आ गया कि क्यों यहां पर सीमेंट फैक्ट्रियां ज्यादा है। जहां जहां विंध्य चट्टान होगी उन चट्टानों में चूना मिलेगा और उन चूने से बनेगा सीमेंट। तो आपसे मैं फिर से पूछ रहा हूं, ग्रेनाइट चट्टान कहां मिलेगी? बुंदेलखंड। धारवाड़ चट्टान कहां मिलेगी? तो छिंदवाड़ा से बालाघाट, सौंसर से चिल्पी। कड़प्पा कहां मिलेगी? ग्वालियर और पन्ना। और विंध्य कहां मिलेगी? तो सतना, रीवा, कटनी, मुरैना के बामौर और नीमच मंदसौर में। विंध्य चट्टान में आपको क्या मिलने वाला है? चूना। तो मैं बोलूं एमपी में चूना कहां मिलेगा? तो आप बोलोगे सतना, रीवा में। और कहां मिलेगा? सर मुरैना के बामौर में। और कहां मिलेगा? नीमच और मंदसौर में। मैं आपसे पूछूं, बताओ तांबा के लिए कौन सा फेमस है? मलाजखंड। वो कहां मिलेगा? धारवाड़ में। मैं आपसे पूछूं भरवेली कहां है? तो धारवाड़ में। तो अगर कीमती धातु है तो ध्यान रखना इसी रेंज में होगा, बालाघाट से छिंदवाड़ा, और कहीं नहीं होगा। चलो ये समझ में आ गया। अब और देखो और सुनो, मध्य प्रदेश का जो ये हिस्सा है ना, इसमें एक बीच का हिस्सा आपको मिलेगा, वो नीचे धंस गया है। ये नर्मदा घाटी बन गई, ये हिस्सा नीचे धंस गया है और इसमें अब नदी जाती है। ये एमपी का सबसे गहरा स्थान है, ध्यान रखना। अगर धूपगढ़ एमपी का सबसे ऊंचा स्थान है, ये इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, देखो इंडियन ज्योग्राफी में बोलेंगे समुद्र में कौन सा, मेरा छिंदवाड़ा नहीं, सबका ही छिंदवाड़ा है। चलो यहां देखो, तो ये एमपी का सबसे गहरा स्थान है क्योंकि हिस्सा नीचे धंस गया है। ये दरार घाटी। अब देखो, जब ये हिस्सा धंसा होगा तो आसपास के पेड़ भी चले गए होंगे। जब कोई हिस्सा नीचे दबता तो घर, मकान, पेड़। अब लाखों करोड़ों साल पहले थोड़ी इंसान था, तो जब लाखों करोड़ों साल पहले ये धंसा होगा तो जानवर, पेड़ वेड़ सब चला गया होगा। और ध्यान रखना, जब भी पेड़ गहराई में जाएगा तो अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोयला किस तरह की चट्टान में मिलेगा? गोंडवाना। तो नर्मदा घाटी में आपको कौन सी चट्टानें मिलने वाली है? गोंडवाना। इनमें क्या मिलने वाला है? कोयला। इसको नर्मदा ना बोल के नर्मदा सोन घाटी बोलेंगे। तो आपको खनिज भी याद होते जाने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा बुंदेलखंड में कौन सी चट्टान है? आर्कियन। क्या मिलेगा? ग्रेनाइट वाली नीस। मैं पूछूं कि बताओ तांबा, मैग्नीज वगैरह कहां मिलेगा? तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो आप बोलोगे सर धारवाड़ में, और छिंदवाड़ा से बालाघाट तक मिलता रहेगा, मलाजखंड, भरवेली वगैरह में। फिर मैं पूछूं बताओ आपको चूना कहां मिलेगा? तो आप बोलोगे सर जहां जहां बिंद है, सतना, रीवा, कटनी में बिंद है, मुरैना के बामौर में बिंद है और नीमच, मंदसौर में बिंद है। ये किनारे किनारे वाले एरिया में बिंद है, इन सब जगह में चूना मिलेगा। मैं पूछूंगा चूने का क्या करोगे? चूना लगाओगे? बोले नहीं सर, चूना किसी को नहीं लगाएंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे और यहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। तो सीमेंट फैक्ट्री कहां होगी? जहां बिंद होगी। इसलिए सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर? बामौर में, एसीसी कंपनी के द्वारा 1922-23 में। फिर मैं पूछूंगा बताओ कोयला कहां मिलेगा? तो आप बोलोगे सर कोयला तब मिलता है जब कोई हिस्सा नीचे जाता है, कोई दरार घाटी बनती है, उसमें जब पेड़ जाता है, फिर पेड़ की लकड़ी कोयले में बदलती है और वो एक चट्टान बनती है जिसे बोलते हैं गोंडवाना। तो मैं आपसे पूछूंगा गोंडवाना कहां मिलेगा? तो आप बोलोगे सर नर्मदा सोन घाटी में। चट्टाने भी याद, धातु भी याद, कोयला याद हो गया, चूना याद हो गया, मैग्नीज और तांबा याद हो गया, कलरफुल रंगीन संगमरमर याद हो गया। कोई दिक्कत? चलो इसमें चट्टानों में कोई समस्या हो तो बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इस चट्टान में किसी को कोई दिक्कत है? कोई समस्या? तब तक देख लो। बाकी जो ये हिस्सा छूटा हुआ है वहां पर लावा फैल जाने से यहां दक्कन ट्रैप चट्टान भी बना। ये वाला हिस्सा जो मैंने नहीं कलर किया है, ये वाला, इस घाटी के ऊपर नीचे पूरे में लावा फैल गया है, तो दक्कन ट्रैप चट्टान या बेसाल्टिक चट्टान भी बन गई है। तो एमपी में इतनी चट्टान है, ग्रेनाइट, छिंदवाड़ा, कड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना और बेसाल्टिक चट्टान। चलो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको गोंडवाना में क्या मिलने वाला है? कोयला। अब देखो चट्टान समझ में आ गई, खनिज का आइडिया लग गया होगा, बढ़िया। रट नहीं गया, समझ में आ गया। ये रटना वटना वर्ड मत बोला करो, ये बोलो सर समझ में आ गया, हम भूलेंगे नहीं। चलो अब देखो, अब हम देखते हैं मिट्टी। अब मिट्टी समझ लो, मिट्टी क्या होता है, सुनो अब मिट्टी समझो। क्या होता है कि जब भारत
यूरेशियन प्लेट से टक्कर करने जा रहा था, तो यहां पर एक हॉट स्पॉट ज्वालामुखी की वजह से लावा फैल गया और लावा की वजह से ये पूरा काली मिट्टी का एरिया हो गया। अब देखो, चलो अब देखो, सुनो, ये पूरा मालवा का पठार है, यहां काली मिट्टी। अब काली कौन सी है देखेंगे, देखो सुनो, सुनो, ये आपकी मीडियम, सुनो। अब इसके बगल में देखो, मालवा के ठीक बगल में नर्मदा घाटी है। जब यहां सुनो, सुनो, हाँ स्टार्ट अभी हुई है क्लास, सुनो, सुनो, ये मालवा का पठार है, इसकी जो मिट्टी बनी होगी, ये लावा बना होगा, वो नर्मदा में भी गया होगा, और नर्मदा तो बहुत गहरी है। तो सोचो मिट्टी कितनी, अरे बिल्कुल याद करवा देंगे डेट्स, बिल्कुल याद करवा देंगे डेट्स, माधुरी जी पूरी डेट्स, एमपी की डेट्स की क्लास हो जाएगी, पूरी डेट याद करवा देंगे। देखो सुनो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो चीज मिल रही है उसकी टेंशन नहीं है, जो नहीं है उसकी ज्यादा है। चलो देखो, तो हुआ क्या कि मालवा में काली मिट्टी फैली होगी, फैली, और ये काली मिट्टी नर्मदा घाटी में भी घुस गई। अब नर्मदा घाटी तो भैया बहुत गहरी है, तो वहां कितनी काली मिट्टी घुस गई होगी। तो जब जितनी ज्यादा काली मिट्टी की मोटाई होगी वो उतनी डार्क होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए सबसे गहरी काली मिट्टी, डार्क ब्लैक सॉइल कहां पर मिलेगी, तो आप बोलोगे नर्मदा घाटी पे। कहां पे मिलेगी, नर्मदा घाटी पे। अब देखो, यह है नर्मदा घाटी, यहां सबसे गहरी मिलने वाली है। इसके बाद देखो, यह सबसे नीचे सतपुड़ा है। अब एक लॉजिक लगाओ, अगर सतपुड़ा में मिट्टी जमा भी हो गई, अगर मैं सतपुड़ा पर काली मिट्टी, अगर मैं सतपुड़ा पे काली मिट्टी जमा भी कर दूं, तो ऐसी ढाल होगी, ढाल की वजह से मिट्टी पूरी खिसक आएगी, तो सतपुड़ा पर काली मिट्टी ज्यादा जमा नहीं हो पाती। तो मालवा में काली मिट्टी, नर्मदा में काली मिट्टी और सतपुड़ा में भी काली मिट्टी ही होगी। लेकिन नर्मदा थोड़ी सी गहरी है, गहराई की वजह से मिट्टी ज्यादा जमा होगी और वो डार्क ब्लैक बन जाएगी, गहरी काली बन जाएगी। जबकि सतपुड़ा की ढलान में मिट्टी जमा ना होने की वजह से ये सैलो या छिछली होगी। ये कैसी हो जाएगी, छिछली काली मिट्टी। तो आपसे अगर पूछा जाए एमपी में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी, तो आप बोलोगे काली। ये तो पूरी दुनिया को पता है, पर कौन सी काली कहां, ये आपको पता होना चाहिए बिना रटे, समझ में। देखो, सतपुड़ा के ढाल में मिट्टी जमा नहीं हो पाएगी, मिट्टी पतली सी होगी, तो सैलो हल्की काली, या तो छिछली काली बोल दो या हल्के रंग की काली मिट्टी बोल दो। बगल में नर्मदा घाटी है, घाटी में मिट्टी जमा हो जाएगी गड्ढे में, मोटाई ज्यादा होगी और बन जाएगी, ठीक है, उससे गहरी काली। और मालवा में ना तो पहाड़ी है इतनी ऊंची और ना तो गहराई है, तो ये बनेगी मध्यम। तो मालवा में मध्यम, नर्मदा में गहरी और सतपुड़ा में छिछली, सैलो, डार्क ब्लैक और मीडियम ब्लैक। सबसे ज्यादा कौन सी होगी, काली मिट्टी। अब और देखो, सुनो, यहां देखो, आपका जो ये बघेलखंड का पठार है और रीवा पन्ना का पठार है, चलो देखो, ये जो बघेलखंड और रीवा पन्ना का पठार है, यहां चट्टाने टूटने की वजह से, यहां चट्टान है सब, धारवाड़ या दूसरी चट्टाने, यहां चट्टाने टूटने की वजह से लाल मिट्टी बनती है। पर ध्यान रखो, लाल मिट्टी मिलती नहीं है, क्योंकि लाल मिट्टी में जब भी बारिश होगी तो वो रेड सॉइल से रेड एंड येलो सॉइल बन जाएगी, लाल मिट्टी के बजाय लाल और पीली मिट्टी बन जाएगी। अभी भी मैं बोल रहा हूं, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं इसके बारे में आप कमेंट करो, मैं आपके रिप्लाई दूंगा। आप और कुछ बोलेंगे मैं रिप्लाई दे नहीं पाऊंगा, पूरी क्लास बैठी है ना, भटक जाएंगे। तो याद रखो, देखो ये रीवा पन्ना और मैं बघेलखंड में आपको लाल मिट्टी ना मिलके लाल पीली मिलेगी। क्यों बनती तो वो लाल मिट्टी है, आयरन की वजह से, फेरस ऑक्साइड की वजह से, लेकिन बारिश होने की वजह से वो येलो कलर की हो जाती है। आपने कभी जंग या कोरोजन देखा होगा, वो लाल पीला होगा। तो यहां पर आपको क्या मिलने वाली है, लाल पीली मिट्टी। तो आपसे पूछा जाए कि रीवा पन्ना के पठार और बघेलखंड में कौन सी मिट्टी मिलने वाली है, तो बोलोगे सर लाल और पीली। मैं पूछूंगा लाल क्यों नहीं, आयरन है तो लाल होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर वो आयरन नहीं होता, वो आयरन के साथ पानी मिल जाता है, इसलिए लाल और पीली है। अब देखो सुनो, अब ये मेरा बुंदेलखंड है, मेरा नहीं हम सब का बुंदेलखंड है। ये बीच में रीवा पन्ना और बघेलखंड और मालवा के बीच में बुंदेलखंड है। इस बुंदेलखंड में यहां से लाल मिट्टी भी आ जाती है और यहां से काली मिट्टी भी आ जाती है। तो मैं आपसे पूछूं कि बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी मिलनी चाहिए, लाल या काली,
तो आप बोलोगे सर दोनों मिलनी चाहिए, यहां से रेड एंड येलो सॉइल आनी चाहिए, लाल पीली आनी चाहिए, यहां से ब्लैक आनी चाहिए, मतलब बुंदेलखंड में मिल जानी चाहिए मिक्स्ड सॉइल, मिश्रित मिट्टी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मिश्रित मिट्टी कहां मिलती है, तो आप बोलोगे बुंदेलखंड। मैं बोलूंगा क्यों, तो आप बोलोगे सर बुंदेलखंड को मालवा से काली मिल जाती है। ठीक है, चलो एक बार और समझो, सुनो सुनो सुनो। एमपी, जब भारत ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराने जा रहा था तो यहां लावा फैल गया, पहाड़ पे सतपुड़ा पे ज्यादा नहीं फैला, ढाल में लावा ज्यादा नहीं फैला, तो ये हल्के रंग की काली मिट्टी। नर्मदा घाटी में ज्यादा फैल गई तो वो गहरे काली मिट्टी, और मालवा में ज्यादा नहीं फैल, मालवा में ठीक ठीक, ना तो सतपुड़ा जितनी कम ना नर्मदा जितनी ज्यादा, तो मध्यम काली। ये बता दिया। बुंदेलखंड, उसमें बघेलखंड और रीवा पन्ना में चट्टान टूटेगी लाल, बारिश होगी लाल और पीली। अब बीच में बुंदेलखंड है, जो बुंदेलखंड है यहां से लाल आएगी, यहां से काली आएगी। इस बुंदेलखंड को बघेलखंड से लाल मिल जाएगी, रीवा पन्ना से लाल मिल जाएगी, और मालवा से काली मिल जाएगी। तो ये कैसी हो गई, मिश्रित। चलो समझ में आ गया। तो बुंदेलखंड में कैसी मिलने वाली है, मिश्रित। ये याद होना चाहिए और एग्जाम तक रिवाइज भी नहीं करना पड़े, ऐसा याद होना चाहिए। चलो अब देखो, यहां पर मध्य भारत के पठार में भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में चंबल नदी जा रही है, और चंबल नदी की वजह से यहां बहुत सारी मिट्टी जमा होगी। ध्यान रखना, जब भी नदी के साथ मिट्टी आएगी तो उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। तो यहां पर आपको कौन सी सॉइल मिलने वाली है, जलोढ़ मिट्टी। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी है, तो आप बोलोगे एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। कभी कभी चंबल भिंड मुरैना में बाढ़ भी ला देती है, फ्लड्स भी ला देती है, तो फ्लड की वजह से कौन सी मिट्टी, कछारी। तो जब चंबल में नॉर्मल पानी आता है तो आएगी जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, और जब बाढ़ आ जाएगी तो कछारी। तो चंबल वाले एरिया में जलोढ़ और चंबल वाले एरिया में कछारी। यहां तक कोई दिक्कत, चलो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो सुनो, एक एरिया यहां पर, एक एरिया बस ऐसा बालाघाट के आसपास होगा जहां बारिश बहुत ज्यादा होगी, और जहां बारिश 150-200 टच कर जाती है वहां पर एक डिफरेंट टाइप की मिट्टी आती है। क्यों, क्योंकि जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां मिट्टी का सिल्का रहता नहीं है, उस मिट्टी का सिल्का नीचे बैठ जाता है, और जिस मिट्टी में सिल्का नीचे बैठ जाएगा उसमें केवल आयरन और एल्यूमिनियम होगा। तो बालाघाट के आसपास, बालाघाट शहडोल के आसपास मिट्टी में सिल्का नहीं मिलेगा, या तो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। चलो, जहां भी सुनो, जहां भी नदी होगी वहां जलोढ़ मिट्टी होगी, पर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी नर्मदा में मिलती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव कर रही है। यहां देखो, बालाघाट शहडोल में बारिश थोड़ी ज्यादा होने की वजह से सिल्का नीचे बैठ गई है, और केवल यहां आयरन और एल्यूमिनियम बचा है, इसलिए ये डार्क ईंट जैसी लाल हो जाती है। इस लाल को बोलते हैं लेटराइट। तो जो ईंट जैसी लाल, ब्रिक लाइक रेड सॉइल होती है, उसे बोलते हैं लेटराइट। इसमें जो सिलिका होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसे बोलते हैं निच्छालन या लीचिंग। आपको ये समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी मिट्टी है जो लीचिंग या निच्छालन की वजह से बनती है, तो लेटराइट। अब देखो, अब और देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा इनमें से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। क्यों, कि जब नदी आएगी तो हर साल उपजाऊ मिट्टी, जिसे खादर बोलते हैं। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी, मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी मिट्टी है, आपसे बोला जाएगा ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, उर्वरक की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसमें हर साल उपजाऊ आती है। हाँ, लेटराइट में देखो अभी समझा देंगे। चलो अब देखो, ये समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी मिट्टी है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो गीली होने पे चिपचिपी, तो ये ब्लैक वाली है, क्योंकि जब भी इसमें पानी डालोगे तो नीचे नहीं बैठने देता। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही पानी डालोगे, सब मिट्टियों में डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा। पर जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, इसमें पानी नीचे नहीं बैठता, तो ये चिपचिपी सी रहती है। जब तक पानी रहेगा चिपचिपी रहेगी, और जैसे ही पानी सूखेगा तो इसमें दरार आएगी। आपने कई बार देखा होगा, किसान सिर पे हाथ रख के बैठा, खेत में दरारें हैं, तो वो कभी लाल मिट्टी नहीं हो सकती, कभी भी इस मिट्टी में दरार नहीं पड़ सकती। दरार किस में पड़ेगी, इसमें। तो कभी न्यूज़पेपर या मैगजीन को देखा होगा ध्यान से, तो दरार इसमें पड़ेगी। ठीक है, तो ब्लैक मिट्टी गीले होने पर चिपचिपी होगी, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, और सूखने पर दरार पड़ जाएगी। चलो
ये समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो, सुनो, अब सुनो, जो काली मिट्टी है ये पानी को होल्ड करके रखती है, तो इसको बार बार सिंचाई या पानी देने की जरूरत नहीं होती, इसे कहते हैं स्वतः जुताई मिट्टी। बाकी सब मिट्टी को, चाहे वो लेटराइट हो, लाल पीली हो, मिक्स्ड हो, जो हो, इनको बार बार पानी देने की जरूरत होती है। पर जो ब्लैक सॉइल है ये पानी को होल्ड करके रखती है, तो एक बार पानी दे दिया भूल जाओ, तो इसको कहते हैं स्वतः जुताई वाली खेती मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। चलो, तो मिट्टी से क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे ज्यादा एमपी में सबसे ज्यादा मिट्टी, तो आप बोलोगे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। आपसे पूछे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी, तो आप बोलोगे जलोढ़, कि नदियां इतनी ज्यादा है और वहां इतना ज्यादा लावा नहीं बहा। क्वेश्चन सुनो, जल्दी से क्वेश्चन सुनो। पहला 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 क्वेश्चन, इंडिया में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी? आप बोलोगे जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल। आपसे पूछेगा एमपी में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी, आप बोलोगे ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। दूसरा सवाल, सबसे उपजाऊ मिट्टी, आप बोलोगे एलुवियल। आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी मिट्टी है जो गीले पे चिपचिपी और सूखने में दरार, आप बोलोगे ब्लैक सॉइल। चलो, सागर में मिक्स मिलेगी। ठीक है, इतने क्वेश्चन बनेंगे अपन। सुनो, पहली क्लास में ये बोल रहा हूं कि हम बहुत डीप नहीं जा सकते कि हमें एक ही वीडियो में पूरी ज्योग्राफी टच करना है। बस मेरी कोशिश ये है कि हम ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलें, क्योंकि एक क्लास केवल मिट्टी की होती है, एक क्लास केवल चट्टान की। जो आपका मेन क्लास होती है उसमें एक टॉपिक की एक क्लास होती है, हमें आज एक ही क्लास में सब करना है। चलो, अब देखो, अब समझो, अब हम क्लाइमेट देखना चाहते हैं। तो एमपी का क्लाइमेट, एमपी का क्लाइमेट कैसे पता करेंगे? तो देखो, यहां पर आपको नीचे, एमपी से जब नीचे जाओगे तो कन्याकुमारी पे समुद्र मिलेगा और इस तरफ आपको बंबई में समुद्र मिलेगा। यह ध्यान रखना, जहां भी समुद्र रहता है वहां बहुत ज्यादा सर्दी गर्मी नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखो, सुनो, जहां पर समुद्र, तो एमपी में दक्षिण की तरफ समुद्र है और पश्चिम की समय समुद्र है। तो इसलिए जो मालवा का पठार है, जो मालवा का पठार पढ़ेंगे हम, इसमें ना तो सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है। इसलिए फाइयान ने सबसे अच्छी जलवायु मालवा के पठार की बताई थी, क्योंकि अरब सागर से भी पास में है और कन्याकुमारी से भी इसकी कंपैरिजन में तो पास में है। अब देखो, जो उत्तर का मैदान है वो इस वाले समुद्र से भी दूर है, मतलब जो ग्वालियर भिंड मुरैना वाला एरिया है वो अरब सागर से भी बहुत दूर है और यहां से भी बहुत दूर है। चलो, अब देखो यहां पर, तो इस जलवायु, जो समुद्र से बहुत दूर जलवायु होती है उसे कहते हैं महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंट क्लाइमेट। अगर कोई समुद्र के पास है तो वहां महासागरीय जलवायु है, तो ये समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए इसको महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं, या इसे विषम जलवायु कहते हैं। विषम का मतलब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है, महाद्वीपीय जलवायु है। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर के मैदान में कैसी क्लाइमेट है, तो महाद्वीप, क्योंकि ये महासागरों से या सागरों से तो दूर है। अब देखो, मालवा का पठार क्या बोला था, ये अरब सागर से पास में, इसलिए यहां पर सम जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु मिलेगी। ना तो यहां बहुत गर्मी मिलने वाली है ना तो बहुत सर्दी, साधारण गर्मी और साधारण ठंडी। ये बात अलग है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सुनो, जो लोग बोल रहे हैं कि हर जगह गर्मी पड़ती है, वो नेचुरल नहीं है। क्लाइमेट को हम बदल रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग कर करके गर्मी ला रहे हैं, अदरवाइज ये तो समशीतोष्ण था। चलो, ये समझ में आ गया। अगली चीज, नर्मदा घाटी क्षेत्र देखो, नर्मदा घाटी क्षेत्र में गर्मी तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगी पर सर्दी सामान्य मिलेगी। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि उत्तर के मैदान, तो समझ लेना ये बहुत समुद्र से दूर है, महाद्वीपीय है, सर्दी भी ज्यादा गर्मी भी ज्यादा। ये समुद्र के पास है तो गर्मी भी नहीं सर्दी भी नहीं। नर्मदा जो घाटी क्षेत्र है, ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में ठंड अच्छी खासी पड़ेगी कि बारिश बहुत ज्यादा भी पड़ेंगे, बारिश ठंड साधारण पड़ेगी कि बारिश की वजह से टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल रहता है, गर्मी बहुत पड़ने वाली है। इसके बाद जो बिंद सतपुड़ा क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है तो गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, पहाड़ी क्षेत्र है तो गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती पर ठंड बहुत पड़ेगी। हिल स्टेशन में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी नॉर्मल पड़ती है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से एरिया में, आपसे 4 एरिया पूछे जाएंगे। उत्तर के मैदान में कैसी जलवायु, महाद्वीपी,
मालवा में कैसी जलवायु, समशीतोष्ण। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्षेत्र बताओ जहां गर्मी भी ज्यादा सर्दी भी ज्यादा, तो आप बोलोगे उत्तर का मैदान। आप बोलोगे ऐसी कौन सी जगह है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, यहां गर्मी भी ज्यादा सर्दी भी ज्यादा, यहां गर्मी भी नहीं सर्दी भी नहीं, और यहां पर गर्मी गर्मी ज्यादा, यहां पर सर्दी सर्दी ज्यादा। चारों याद हो गए, गर्मी भी ज्यादा सर्दी भी ज्यादा, गर्मी भी कम सर्दी में भी कम। ये हिल स्टेशन है तो गर्मी तो लगेगी नहीं पर सर्दी बहुत लगेगी, और नर्मदा घाटी में उल्टा होगा, यहां सर्दी बहुत लगेगी तो यहां गर्मी बहुत लगेगी। चारों याद हो गए कि नहीं? चलो ये चारों याद हो गए, जल्दी से बताओ। लोगों की चिंता है कि क्या करवा दें, पहले ये देख लो याद हो रहा कि नहीं। अब समझो बारिश, समझो अब इसी से सब कनेक्ट होने वाला। बारिश से होता क्या है, हमारे यहां अरब सागर से बारिश आई, ठीक है, तो अरब सागर ने केरल में सबसे पहले मानसून आता है और पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे, बिल्कुल अभी बारिश वाला टॉपिक आ गया। चलो, तो अरब सागर से मानसून आया, पश्चिमी घाट से टकराया, यहां बारिश आ गई। इसके बाद जब इंडिया में अंदर जाता है तो बारिश कम होगी। अब ये बारिश कम होती जाएगी, ये समझ में आया कि नहीं? तो जो मानसून आता है वो पश्चिमी घाट में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में बहुत बारिश करेगा, इसके अंदर बारिश कम होगी। इसका मतलब एमपी तक जाते जाते बारिश कम बचती है यहां से। ये समझ में आ गया? अब देखो, एक ब्रांच बंगाल की खाड़ी में चली गई और ये निकलने वाली थी, ये वाली बंगाल की खाड़ी से मानसून ब्रांच जाने वाली थी इंडिया के बाहर, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि म्यांमार में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अराकान योमा। तो समझो अरब सागर वाला इंडिया में घुस गया, पर बंगाल की खाड़ी वाला जा रहा था, अराकान योमा से टकराया, और टकराने के बाद सबसे पहले मेघालय में चेरापूंजी और मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां हो गई? मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम में। किस वजह से? कि बंगाल की खाड़ी म्यांमार की एक पहाड़ी अराकान योमा से टकरा के मुड़ गई। अगर 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 ये पहाड़ी नहीं होती तो ये पानी म्यांमार वगैरह चला जाता। तो समझ में आ गया, मेघालय में चेरापूंजी मौसिनराम में बारिश क्यों होती है? अराकान योमा की वजह से। अब देखो, अब यही पानी बंगाल में जाएगा, यही पानी उड़ीसा में आएगा, और यही पानी एमपी में आने वाला है। तो एमपी में दोनों तरफ से बारिश होगी, बंगाल की खाड़ी शाखा से भी आएगी और अरब सागर से भी आएगी, दोनों तरफ से बारिश आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी में बारिश कहां से आती है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, आप बोलो दोनों से। दिख ही रही है इसमें कि एमपी में तो दोनों साइड से बारिश आने वाली है। चलो अब देखो, सुनो, इसको समझो, इसको समझो, समझो। अब समझो, अभी तक सबसे ज्यादा बारिश आती थी इससे, बंगाल की खाड़ी शाखा से, लेकिन 2019 का साल एक ऐसा साल था जब ज्यादा बारिश आई थी यहां से, अरब सागर से। अगर किसी को 2019 की बारिश याद हो तो वहां इंदौर में डेली बारिश होती थी, पूरे एमपी में बारिश बंद हो गई थी, फिर भी इंदौर में 1 महीने लास्ट तक बारिश रही। अगर किसी को 2019 की बारिश याद है तो 1 महीने बाद तक बारिश होती रही थी, किसी को याद हो तो। बस वही एक साल ऐसा था जब अरब सागर वाली ब्रांच से एमपी में बारिश ज्यादा हो गई। सुनो, बिल्कुल बिल्कुल अभी बताएंगे, ठीक है। तो आपसे अब सुनो, अब एग्जाम में अगर पीएससी ने पूछ लिया कि कौन सी शाखा से सबसे ज्यादा बारिश होगी, तो वो खुद फंस गया। क्यों फंस गया? कि ज्यादातर तो बंगाल की खाड़ी से होती रही है, लेकिन 2019 का साल ऐसा था जब अरब सागर से ज्यादा हो गई थी। तो अगर फिर भी दे तो आप इसको भी लगा सकते हो, क्योंकि ज्यादातर इसी साल से होती है। चलो अब देखो, अब देखो, सुनो, अब एमपी का देख ले, इंडिया का देख लिया, अब एमपी में कंपैरिजन करो। एमपी में बारिश आएगी, कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अरब सागर वाली एमपी में जाते जाते पानी कम होगा, तो एमपी में बारिश आई, कम रहेगी 50-60, तो यहां पर 50-60 सेंटीमीटर बारिश होने वाली है। लेकिन समस्या यह है कि जैसे ये एमपी में एंटर करेगी तो सतपुड़ा और बिंद में फंस जाएगी। तो जब ये अरब सागर शाखा नर्मदा घाटी में घुसेगी तो बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो बारिश, ये जो बारिश हुई है, ये जो बारिश ज्यादा हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि जो मानसून घुस गया है, अब ना तो बिंद की वजह से उत्तर में जा पा रहा है, ना सतपुड़ा की वजह से दक्षिण में जा पा रहा है। तो ये समझो यहां पर बारिश बहुत कम होने वाली है,
50-60, पर यहां बारिश बहुत होने वाली है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। कारण है दो पहाड़ों के बीच में फंस जाना। अब और देखो, अब देखो, अब ये अरब सागर वाला रीवा पन्ना के पठार तक जाएगा। ये जो अरब सागर की ब्रांच है ये रीवा पन्ना के पठार में जाएगा, और इसी तरफ रीवा पन्ना के पठार में बंगाल से भी पानी आ रहा है। ये देखो, ये बंगाल से भी पानी आ रहा। तो ये वाला हिस्सा जो बघेलखंड रीवा पन्ना पठार है, ये वाला हिस्सा आपको दोनों तरफ से बारिश आएगा। खासकर रीवा पन्ना के पठार में दोनों तरफ से बारिश आएगी। बंगाल की खाड़ी से भी आने वाला है और अरब सागर से भी आने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो नर्मदा घाटी में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश क्यों हो गई? क्योंकि दोनों पहाड़ी के बीच में फंस गई। और यहां बारिश बहुत क्यों होती है, इस एरिया में बारिश क्यों होती है? क्योंकि यहां से बंगाल की खाड़ी बहुत जल्दी आ जाती है और रीवा पन्ना में दोनों तरफ से बारिश होती है। तो एमपी में किस हिस्से में दोनों तरफ से बारिश होती है? तो रीवा पन्ना। ये समझ में आ गया। अब देखो, जैसी बारिश होगी वैसे पेड़ होंगे। अब इसको समझो, यहां देखो, यहां पर बारिश सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां पत्तियां तो गिरेंगी पर थोड़े से समय के लिए, इसलिए इसे पर्णपाती तो बोलेंगे पर अर्ध पर्णपाती बोलेंगे, सेमी डेसिडुअस बोलेंगे, ध्यान रखना। तो आपको बालाघाट, रीवा, पन्ना नहीं, यहां पर पूरा सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट में पर्णपाती तो मिलेगा। एमपी में डेसिडुअस ही मिलेगा, पर ये थोड़ी समय के लिए पत्तियां गिराएंगे, इसलिए इसे बोलते हैं अर्धपर्णपाती। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ है साल या सोरिया रोबस्टा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी के पूर्वी हिस्से में कैसे जंगल मिलते हैं, तो आप बोलोगे अर्धपर्णपाती, सेमी डेसिडुअस। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे सर इतनी बारिश होती नहीं है कि ये सदाबहार रहे, एवरग्रीन रहे, इतनी बारिश नहीं होती। इतनी बारिश या तो पश्चिमी घाट में होगी या मेघालय में, पूर्वी हिमालय में होगी। तो एमपी में इतनी बारिश होती नहीं है कि सदाबहार हो, एवरग्रीन, बस इतनी कम भी नहीं होती कि पूरी पत्तियां गिरा दें। समझ में आ गया? इतनी कम भी नहीं होती कि पूरी पत्तियां ज्यादा समय के लिए, तो ये थोड़ी समय के लिए गिराएंगे, जिसे कहेंगे अर्धपर्णपाती, सेमी डेसिडुअस, जिसका उदाहरण है साल। तो आपसे पूछा जाएगा बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में कौन सा पेड़ मिलता है? आप बोलोगे साल के वन, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? सोरिया रोबस्टा। अब देखो, अब सुनो, इसके बगल में जैसी आओगे तो बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, इससे जैसी इस साइड आओगे तो बारिश कम आ जाएगी। देखो यहां, इसलिए ये हो जाएगा पर्णपाती। ये अर्धपर्णपाती है, थोड़ी समय के लिए पत्तियां गिराता है, सेमी डेसिडुअस है। ये डेसिडुअस है, पर्णपाती है। यहां पत्तियां पूरे पतझड़ के लिए गिर जाएंगी। इसका उदाहरण होगा सागौन, इसलिए सागौन ज्यादा मिलता है। आप एग्जाम अपनी बुक में पलटाओगे तो 19% जंगलों में सागौन मिलेगा, 4% में साल मिलेगा। क्योंकि साल तो इतने से एरिया में जहां बारिश बहुत ज्यादा है, ज्यादातर तो एवरेज है ना, ज्यादा बारिश केवल थोड़े से हिस्से में है जहां आपको साल मिलेगा, अर्धपर्णपाती। बाकी ज्यादातर हिस्सा कैसा है? पर्णपाती, डेसिडुअस। तो जहां बारिश ज्यादा होगा वहां थोड़ी देर के लिए पत्तियां गिरेंगी, एग्जाम्पल साल है। जहां बारिश एवरेज होगी यहां पतझड़ के लिए पत्तियां गिरेंगी, जिस सागौन है। और किनारे आओ, यहां पर तो बारिश बिल्कुल खत्म है। तो अगर आप श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम जाओगे तो बिल्कुल कांटे वाले पेड़ जैसे बबूल, बेर, पलास, ये सब मिलने वाला है। इस तरह के पेड़ मिलेंगे आपको, कांटेदार पेड़ मिलेंगे। ये समझ में आ गया? तो एमपी में 3 तरह के जंगल मिलेंगे बारिश के आधार पर। यहां बारिश बहुत ज्यादा होगी, बंगाल की खाड़ी से भी आ जाएगी, अर्धपर्णपाती, सेमी डेसिडुअस, एग्जाम्पल साल, केवल 4% है। ये है पर्णपाती, ज्यादातर एरिया में है, 19% है, 20 मान लो। और कटीले वन, श्योपुर, आपसे पूछेगा श्योपुर में कौन सा? कटीले वन। नीमच, मंदसौर, रतलाम में कौन सा? कटीले वन। चलो, ये समझ में आ गया, ये जंगल बारिश के समझ में आ गया। अब देखो और भी बांट सकते हो एमपी में। अच्छा, बारिश के आधार पर और भी देख लो, बारिश के आधार पर जंगल देख लिया, अब खेती देख लो। यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहां बारिश ज्यादा होगी तो आप क्या उगाओगे? चावल। यहां पर क्या उगाओगे? तो रीवा, सतना, यहां पर क्या उगाओगे? चावल। तो ये बताओ, जहां बारिश ज्यादा होगी वहीं चावल होगा, तो चावल यहां होगा ना, ये यहां श्योपुर में चावल होगा नहीं, यहां चावल होगा नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा, ये बताओ चावल आंदोलन या जबरिया लेवी आंदोलन कहां हुआ था? ऑप्शन आ जाए श्योपुर,
ऑप्शन हो जाए नीमच मंदसौर, ऑप्शन आ जाए झाबुआ, ऑप्शन आ जाए रीवा। तो आपको क्या लगता है चावल की खेती कहाँ हुई होगी? रीवा में, श्योपुर में, नीमच मंदसौर में? तो रीवा में ही हुई होगी ना, बारिश ज्यादा होगी तो चावल उगाओगे ना। तो ये वाला आपका एरिया होगा चावल क्षेत्र। अब जैसी थोड़ा बगल में आओगे तो बारिश थोड़ी सी कम होगी, मतलब चावल के साथ साथ आप गेहूं भी उगाने लगोगे, तो चावल से लगा हुआ गेहूं चावल क्षेत्र मिलेगा। अब और आओगे भोपाल वाले एरिया में आओगे तो प्योर गेहूं उगाओगे कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब देखो सुनो, बिल्कुल सही, सब इंटेलिजेंट है, सब डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हैं जितनी मेरी क्लास में। चलो यहां देखो, तो यहां बारिश बहुत ज्यादा होगी चावल, बारिश कम होगी गेहूं चावल, और भोपाल में होशंगाबाद में गेहूं। अब सुनो सुनो, अब हमारे पास दो एरिया बच गए, एक तो ये वाला एरिया बच गया जहां बारिश नहीं होती, और एक ये वाला एरिया हो गया जहां बारिश नहीं होती। इस वाले हिस्से में मतलब मुरैना, भिंड, श्योपुर में, ये देखो देवांशु पूरी डेट लेके आ गया, देखो सुनो, ये वाले एरिया में आप ज्वार उगाओगे और यहां पर भी ज्वार उगाओगे। जहां भी बारिश कम होगी वहां ज्वार उगाओगे, पर यहां ज्वार के साथ गेहूं भी उगा दोगे और यहां ज्वार के साथ कपास उगाओगे। यह बात अलग है कि आजकल कपास की खेती कम करके सोयाबीन लगाने लगे हैं, तो यहां बारिश कम तो ज्वार, यहां बारिश कम तो ज्वार। यहां काली मिट्टी होने की वजह से ज्वार के साथ कपास उगा लोगे, यहां काली मिट्टी नहीं है इसलिए ज्वार के अलावा गेहूं उगाओगे। चलो यहां देखो, समझ में आ गया? तो एमपी में कितने फसल क्षेत्र? 1 2 3 4 5, बिल्कुल आसान है। चलो जल्दी से देखते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ो। सबसे ज्यादा बारिश चावल, चावल के बगल में बारिश कम तो गेहूं चावल, और बारिश कम तो केवल गेहूं। यहां पर तो बहुत ही कम, तो आप क्या उगाओगे? ज्वार। लेकिन इसमें गेहूं के ज्वार के साथ गेहूं उगा दोगे और यहां ज्वार के साथ आप कपास उगाओगे, क्योंकि ये काली मिट्टी, आपसे पूछा जाएगा ना काली मिट्टी में क्या उगाते हो? कपास। अब सवाल आएगा मालवा के पठार में कौन सी फसल को कम करके सोयाबीन उगाया जा रहा? तो कपास। अब क्यों उगाया जा रहा? क्यों आजकल कोई सूती कपड़ा नहीं पहनता, ध्यान रखना, कॉटन से बनता है आपका प्राकृतिक रेशा, नेचुरल फाइबर। आजकल कोई प्योर कॉटन नहीं, सब सिंथेटिक पहनते हैं, तो कपास की डिमांड कम होती जा रही कि हम सब ये सब सिंथेटिक होगा, ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर सोयाबीन उगाते हैं, कपास में घाटा हो रहा है। चलो ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? अब देखो, अब जंगलों का और तरीका देखो। ज्यादातर हिस्से के जंगलों में सबसे ज्यादा सरकारी कंट्रोल रहता है, सरकारी, जिन्हें कहते हैं आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जैसे कि खंडवा, खंडवा में सबसे ज्यादा मिलेगा। यहां पर आपको पुलिस वगैरह मिलेंगे, आप लकड़ी वगैरह काट के नहीं ले जा सकते। तो आपको 65% एरिया में ऐसे जंगल मिलने वाले हैं जहां पर सरकारी नियंत्रण होगा, आपको लकड़ी वगैरह ये सब बटोरने का अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे जंगलों को क्या बोलते हैं? आरक्षित वन। ये 65% है। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा ऐसे कौन से जंगल है जहां सरकारी नियंत्रण ज्यादा है? तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट। इसके अलावा ये 65 है, इसके अलावा 33% में आपको मिलेंगे संरक्षित वन, कंजर्व फॉरेस्ट। यहां आप सूखी लकड़ी ले जा सकते हो, आप लकड़ी तोड़ नहीं सकते, पर जितनी लकड़ी गिर गई है उनको उठा ले जा सकते हो। तो दोनों में अंतर देखो, ये वाला आपको, ये वाले जंगल में हमेशा सरकारी नियंत्रण मिलेगा, लकड़ी वगैरह नहीं काट पाएंगे, जैसे कि खंडवा। ये वाला एरिया आपको ऐसा एरिया मिलेगा जहां पर आप सूखी लकड़ी ले जा सकते हो, यहां नियंत्रण कम है, जैसे कि छतरपुर। तो सबसे ज्यादा आरक्षित वन आपको खंडवा में मिलेंगे, सबसे ज्यादा संरक्षित वन आपको छतरपुर में मिलेंगे। यहां लकड़ी बटोर सकते हो, यहां नहीं बटोर सकते। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ हमने ऐसे डिसाइड किए हैं जहां अभी कुछ नहीं है, वो 2% अवर्गीकृत है, अनक्लासिफाइड है। चलो अब और देखो, अब पहाड़ियों की बात करो। चलो अब जल्दी से देखो पहाड़ियों की बात। ये जो मैंने पूरी पहाड़ी बना दी है सतपुड़ा है, ये गुजरात से शुरू होगी, यहां से भी शुरू होगी, भली मैंने बनाया नहीं है, पर यह गुजरात से शुरू हो जाएगी और ये छत्तीसगढ़ तक चली जाएगी। अब सुनो, यहां से ये जो सतपुड़ा है, इस वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिमी सतपुड़ा। कैसे पता? कि देखो, जब भी सतपुड़ा की पहाड़ी होगी तो बीच में बुरहानपुर में गैप मिलेगा। ध्यान रखना, जब भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होगी तो बीच में एक ऐसा हिस्सा मिलेगा जहां पर्वत श्रेणी नहीं मिलेगी, बुरहानपुर में से कहते हैं बुरहानपुर गैप या बुरहानपुर दर्रा। और जब दिल्ली में राजा दक्षिण की लड़ाई लड़ने जाते थे तो उन्हें बुरहानपुर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जा नहीं सकते, सतपुड़ा है,
यहां से जा नहीं सकते सतपुड़ा है, यहां से जा नहीं सकते सतपुड़ा है। तो ध्यान रखना, जब भी अकबर, जहांगीर, औरंगजेब जब भी कोई बीजापुर, गोलकुंडा लड़ाई करने गया होगा वो बुरहानपुर से गया होगा, क्योंकि बुरहानपुर एक ऐसी जगह जहां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नहीं है, इसे कहते हैं बुरहानपुर दर्रा। यहां पर एक किला है असीरगढ़ का किला। बुरहानपुर में कौन सा किला है? असीरगढ़ का किला। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दिल्ली के किसी राजा को दक्षिण के राज्य जीतना है तो कौन सा किला जीतना होगा, आप बोलोगे हाँ सबका। चलो ठीक है, अब देखो सुनो, ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि कौन से किले से जाना पड़ेगा, तो असीरगढ़ के किले से, असीरगढ़ के किले से जीत के जाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? डिलीट कर दो। चलो अब देखो सुनो, तो ये समझ में आ गया। तो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी कहां से कहां नहीं है, तो बुरहानपुर में नहीं है, बुरहानपुर दर्रे में नहीं है, यहीं पर असीरगढ़ का किला है। इसलिए किसी भी दिल्ली के राजा को जब दक्षिण में जाना पड़ता है तो वो असीरगढ़ के किले को जीतना जरूरी है। अब देखो सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ये वाला पश्चिमी, तो ये समझ में आ गया। बुरहानपुर दर्रे से पहले वाला जितना भी उसे बोलते हैं पश्चिमी सतपुड़ा। तो बुरहानपुर दर्रे से जितना पश्चिम में उसे बोलते हैं पश्चिमी सतपुड़ा। अब देखो, अब ये कहां से शुरू होगा? गुजरात में राजपीपला से शुरू होगा, फिर आपको राजपीपला बड़वानी में आपको मिलेगा, इसी राजपीपला में चीलगिरी। अब सुनो सुनो सुनो, यहां आपको राजपीपला शुरू होगा, इसी राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी बड़वानी में मिलेगी चूलगिरी। 52 गजा नाम सुना होगा, जैन तीर्थ स्थल चूलगिरी, जिसकी हाइट क्या है? 1215 मीटर। तो बुरहानपुर दर्रे से पश्चिम वाला हिस्सा पश्चिमी सतपुड़ा कहलाएगा, जिसमें सबसे पहली पर्वत श्रेणी राजपीपला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। ठीक है, राजपीपला से शुरू होगा। अब और आगे आओगे तो आपको मिलेगी अखरानी की पहाड़ी, और आगे आओगे तो मिलेगी बड़वानी की पहाड़ी, और आगे आओगे तो असीरगढ़ की पहाड़ी। तो आपको पश्चिमी सतपुड़ा में बुरहानपुर दर्रे तक इतनी पहाड़ी मिलेगी, राजपीपला, अखरानी, बड़वानी और असीरगढ़। यह समझ में आ गया? देवरानी जेठानी ऐसा नाम रहता है। तो राजपीपला, अखरानी, बड़वानी और असीरगढ़। आपसे पूछा जाएगा राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चूलगिरी है। चलो अब देखो, हाँ जितने लोग हैं, सुनो सुनो, सब लोग लाइक नहीं करना, जिनको क्लास केवल अच्छी लग रही है बस वही लाइक करना, जिनको अच्छी नहीं लग रही जब मैं क्लास खत्म करके देख लूंगा, खुद देख लूंगा कितने लाइक्स हैं। तो जितने लोग लाइक्स हैं उतने लोगों को क्लास अच्छी लगी। जरूरी नहीं सभी को क्लास अच्छी लगे। आप लोग मत बोलो, कमेंट में कोई मत बोलो, आप अपना फोकस सीखने पे करो, है ना। कोई लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप लोग यहां से सीख के जाओ, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे पश्चिमी सतपुड़ा। इनका क्रम बताओ, क्रम आएगा राजपीपला जिसकी हाइट चोटी चूलगिरी 52 गजा, बड़वानी 1215, फिर अखरानी, बड़वानी और असीरगढ़। इसके बाद आपको बुरहानपुर दर्रा मिलेगा। बुरहानपुर दर्रे के बाद जो श्रेणी है इसे बोलते हैं पूर्वी सतपुड़ा। चलो अब देखो, सुनो, अब सुनो, पश्चिमी सतपुड़ा के बाद ये वाला हिस्सा आपके लिए है पूर्वी सतपुड़ा। ये पश्चिमी है, पूर्वी। इसी पूर्वी सतपुड़ा को आप बोलते हो महादेव पर्वत श्रेणी। तो ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, इसी पूर्वी को आप क्या बोलते हो? महादेव पर्वत श्रेणी। इसी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। इसी की दूसरी ऊंची चोटी क्या है? सॉरी, ये हाइट गलत है, चौरागढ़ की हाइट 1350 नहीं है, धूपगढ़ की हाइट है 1350। दूसरे नंबर पे चौरागढ़। उसी महादेव में एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी। तो इसी महाद्वीप पश्चिमी सतपुड़ा के बगल में पूर्वी सतपुड़ा, जिसको आपने क्या बोला? महादेव। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ के बाद चौरागढ़। ये दोनों कहां पर है? पचमढ़ी। तसल्ली से सुनो, इस पूरी महादेव पर्वत श्रेणी में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पचमढ़ी। हिल स्टेशन का नाम क्या है? पचमढ़ी। हाइट क्या? 1067। इस पचमढ़ी में दो चोटी है, सबसे ऊंची धूपगढ़, इसके बाद ठीक है चौरागढ़। तो सबसे बड़ी धूपगढ़, उसके दूसरे नंबर पर चौरागढ़। तो आपसे पूछा जाएगा महादेव की 1350, हाँ महादेव की 1350 नहीं है, महादेव में एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी। पचमढ़ी की दो चोटियां धूपगढ़ और चौरागढ़। अब देखो, इसके बाद जैसे ही महादेव खत्म होगा तो सबसे पूरब में मिलेगा मैकाल। इस मैकाल की सबसे ऊंची चोटी होगी अमरकंटक, 1048 मीटर। अब सुनो, तसल्ली से सुनो, सुनो सुनो, बिल्कुल सुनो तसल्ली से।
अपन ने क्या किया, सतपुड़ा के 3 हिस्से किए। कैसे किए? बुरहानपुर दर्रे से लेकर गुजरात तक पश्चिमी सतपुड़ा, बुरहानपुर दर्रा से लेकर पूर्वी सतपुड़ा, और सबसे पूरब में मैकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा के 3 हिस्से, पश्चिमी, पूर्वी और मैकाल, ये छत्तीसगढ़ तक जाएगा। तो गुजरात से आए, एमपी होते हुए छत्तीसगढ़ निकल गए, गुजरात से आए पश्चिमी सतपुड़ा बुरहानपुर तक, फिर आया पूर्वी सतपुड़ा, फिर आया मैकाल। पश्चिमी में क्या क्या था? पश्चिमी में आपका राजपीपला था, आपका अखरानी था, बड़वानी था, असीरगढ़ था, और राजपीपला की सबसे ऊंची चूलगिरी 1215। पूर्वी सतपुड़ा को ही महादेव बोलते हैं। अच्छा, पूर्वी सतपुड़ा को महादेव बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चौरागढ़ है, दोनों होशंगाबाद में है, और ये दोनों चोटियां पचमढ़ी नामक हिल स्टेशन में, जिस हिल स्टेशन की हाइट कितनी है? 1067 मीटर। इसके बाद मैकाल है जो छत्तीसगढ़ तक गया है, ठीक है, और इसकी सबसे चोटी अमरकंटक है। तो सतपुड़ा में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब चलो बिंद में। अब सुनो, बिंद मालवा के पठार से बिंद निकलती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही हो गया कि मालवा के पठार में कौन सी पहाड़ी है? तो मालवा के पठार में बिंद है। अब सुनो, ना तो कभी सतपुड़ा की इतनी लंबाई थी, ना तो बिंद की थी। ये दोनों अवशिष्ट पर्वत है, अरावली के बाद बने हैं। वो तो भला हो नर्मदा का जो नीचे धस गई, तो ये बिंद और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत। इतनी इतनी जो हाइट पड़ते हो ना, 1350, 1048, 1125, ये इसलिए है कि नर्मदा नीचे धस गई, इसलिए पहाड़ियां ऊंचे हो गई हैं। चलो अब देखो, चलो बिल्कुल सही। अब देखो, तो मालवा के पठार में कौन सी पहाड़ी है? बिंद पर्वत श्रेणी है, जहां पर आपको जाना पाव पहाड़ी, आपको सिगार पहाड़ी, आपको धजारी पहाड़ी, तीनों पहाड़ी मिलने वाली है इस मालवा में। इसके बाद मालवा से जैसे ही बाहर आओगे तो ये भांडेर मिलेगी। भांडेर की सबसे ऊंची चोटी दमोह में कालूमार या सद्भावना, इंग्लिश में गुडविल हिल है, जो आपको दमोह में मिलेगी। ये बिंद है, ये पूरा बिंद है, ये बिंद पूरा मालवा से जाएगा, भांडेर है, और यहां आपको दमोह में कालूमार या सद्भावना या गुडविल हिल्स मिलेगी, जो सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आपको कैमूर मिलेगा, कैमूर में ही आपको त्रिकुटा मिलेगा, जिसमें मां वैष्णो देवी, मैहर में मां वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पे है, जो कैमूर पर्वत श्रेणी में है। तो ये भांडेर है, ये कैमूर है। भांडेर की सबसे ऊंची चोटी कालूमार है, जो पूरे बिंद की, बिंद यहां से लेकर कैमूर तक है, और मां वैष्णो देवी मंदिर वो त्रिकुटा में है, वो कैमूर पर्वत श्रेणी पे त्रिकुटा। अब देखो सुनो, अब आपसे पूछा जाता है कि जो भांडेर और कैमूर है, ये कौन सी दो नदियों को अलग करती है? तो देखो, यहां से जाती है यमुना और यहां से जाती है सोन। तो इस भांडेर और कैमूर की वजह से यमुना और सोन मिल नहीं पाती है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि ये भांडेर और कैमूर किन दो नदियों के बीच में वाटर शेड या जल विभाजक का कार्य करता है? अच्छा, 1172 नहीं, वो सिद्ध बाबा है। 1172 सिद्ध बाबा है, 752 बिल्कुल सही है। वो आप कंफ्यूज हो रहे हो सुधांशु जी, वो सुधांशु जी सॉरी, माया जी। अब देखो, ठीक है, तो यमुना आपसे पूछा जाएगा कि भिंड और इसमें भिंड नहीं सॉरी, भांडेर और कैमूर की वजह से कौन सी नदियां नहीं मिल पाती? तो यमुना और सोन नहीं मिल पाती है। चलिए ठीक है, हमारे शिवराज जी और ये नए राज्यपाल मंगूलाल। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। जो बचे हुए टॉपिक है उसको रिकॉर्ड करके या कुछ करके डाल देंगे। आपकी 1 या 2 क्लास में इकोनॉमी पूरी करवा देंगे। आपके जो जो भी टॉपिक मैं सब पढ़ रहा हूँ, आपके कमेंट्स जैसे स्पोर्ट्स वगैरह जो भी है, इवेंट्स वगैरह सब मैंने पढ़े हैं, पर इन सबको बनाने में बहुत टाइम लगता है। बनाने वाले बनाते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, पर इनको मुझे कैसे पढ़ाना ये मुझे डिजाइन करना पड़ता है। तो एक क्लास के लिए 3 से 4 घंटे बैठना पड़ता है, इस वजह से क्लासेस कम आती हैं। हम लोग आपके साथ हैं, आपके लिए जितना बेस्ट कर सकते हैं बेस्ट करेंगे। आपकी जो क्वेरीज है आप क्लास में मत पूछो, आपको मैं नंबर दे रखा है, नहीं है किसी के पास आप फिर से नोट कर लो, है ना। आप नंबर फिर से नोट कर लीजिए 7524821440। अभी केवल पढ़ाई पर फोकस लगाइए, रिजल्ट दीजिए। आप अगर फोन लगाएंगे कि सर आपकी क्लास की वजह से प्री निकल गया, आपकी क्लास की वजह से ये हो गया, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, आप ये नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पर आप कोई भी मैसेज छोड़ दीजिए, आपके रिप्लाई मिल